नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। आपको अगर महात्मा गांधी के चित्र के माल्यार्पण में चलना है तभी मैं आ सकता गए जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों को याद रहता है। पूरा भारत के लोगों की थोड़ी याददाश्त में जल्दी जल्दी अपनी चीजों को भूलते हैं। अगर टेलीविजन के पर्दे पर आप अपनी नंगी आंखों से देखा होगा तो व्हाइट हाउस में जाते समय लाल कारपेट बिछी थी। अक्सर आपने देखते होंगे कि लाल कारपेट व्हाइट हाउस में जाते समय बिछी दिखती होगी आपको, और वहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बीच में चलता है, और जो प्रधान दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो अतिथि होते हैं, वो बगल बगल चलते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी नंगी आंखों से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बीच में चल रहे थे और बगल से बिल क्लिंटन चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में दुनिया का नेतृत्व करने वाला कोई महान नेता आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जब व्हाइट हाउस में भाषण हुआ, 172 या 73 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे, और उस समय जब उन्होंने अपने भाषण को समापन कर रहे थे तो अटल जी ने अपने भाषण के समापन की अंतिम लाइन जो बोली, जो भी घनश्याम जी कह रहे थे, अमेरिका में जाकर के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के उन्होंने कहा, अपने कल्याण के लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये बात जाकर के व्हाइट हाउस में कहने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को ट्रांसलेटर लगा हुआ उठ करके खड़े हुए। और उस समय बात की चर्चा चली थी, क्या था 1893 में शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध करने का काम किया था कि दुनिया की संस्कृतियों में सबसे संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, या तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध करने का काम किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की। मेरे मित्रों, देखते देखते आपने देखा भारत आए, तो भारत आने के बाद बिल क्लिंटन अपनी बेटी को साथ में लाए थे, उनकी बेटी भी साथ में आई थी। पहले कार्यक्रम केवल 3 दिन का, यहाँ आने के बाद उन्होंने कार्यक्रम 5 दिन का बना दिया, और बेटी के साथ भारत की सड़कों पर बिल क्लिंटन नाचते रहे, डांस करते रहे। मेरे मित्रों, कोई किसी के दरवाजे पे जाता है, अगर बराबरी का स्तर नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ नाचता नहीं है। एक अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष आके भारत की धरती पर डांस करता है, हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय। देखते देखते स्थितियां बदलती चली गई। कहेंगे का युद्ध था कि कोई नहीं पैदा हुआ, और लेख बिना पद के पैदा हुआ, कोई पद प्राप्त करके पैदा नहीं हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करेगा दस फल चाहे। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, उन्होंने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा,
को कई तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, उन्होंने तीसरी चौपाई करी। उन्होंने कहा करे करावे गंजे सोई उमा राम गति रखा न कोई। तीनों को चौपाई करके सामवेद और अथर्ववेदकालीन भारत हो, और चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, और चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, या महात्मा गांधी का भारत हो, या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत की वह श्रृंखला हमको आपको सबको दिखाई पड़ती है। इस श्रृंखला के आधार मैं जब विचार करता हूं तो मुझको लगता है और थक जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं कर रहे थे, तुम मुझे ढूंढ दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने सोचा कि इस गोष्ठी को राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ा गया। अब राष्ट्रवाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विद्यालय हो, और राष्ट्रवाद आए न, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्थापना कर रहे हो, राष्ट्रवाद आए न तो काम कैसे चले। तब ये कह रहे तो तब मेरे अचानक ध्यान में आया कि तुम मुझे ढूंढ दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो शिक्षक क्या कर रहा है यहाँ का, बच्चों से शिक्षक कर रहा है, तुम मुझे सम्मान दो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। यानी मैं परिणति से पहले मैं चिर निद्रा में डूब गया। जिस स्वप्न की परिणति से पहले मैं चिर निद्रा में डूब गया, जिस प्रथम किरण के दर्शन के पहले माटीगढ़ टूट गया, उस स्वप्न के ताने बाने की यह जीवन मानो धागा था। थककर जब यह तन क्षीण हुआ, संकल्प मेरा तब जागा था। आज वर्तमान सरकार जिस शक्तिशाली स्वरूप में दिख रही है, मैं उस संकल्प की बात कर रही हूँ। ये स्वप्न था हमारे अटल जी का कि भारत इस शक्तिशाली स्थिति में आए। तुम राष्ट्रशिलाएं रखने में कुछ व्यस्त व्यस्त से लगते हो, तुम राष्ट्रशिलाएं रखने में कुछ व्यस्त व्यस्त से लगते हो, किंतु पूर्वजों की सुनने के भी अभ्यासी लगते हो। तो सुनो बहुत दिन बीते, तो सुनो बहुत दिन बीते, मन की गांठें नहीं गई छोड़ी। मैं देता हूँ आशीष। कुछ कहना चाहते हैं। सच कहूँ किसी पर दोष सिद्धि का कभी नहीं आग्रही रहा, सच कहूँ किसी पर दोष सिद्धि का कभी नहीं आग्रही रहा। सामर्थ्यवान और सबल देश की सिद्धि सदा थी काम में मुझे, इसलिए भले कितना भी कटु प्रतिपक्ष मुझे आरसी लगा। आप सभी जानते हैं आरसी दर्पण की बात, और अटल जी एक सशक्त प्रतिपक्ष की हमेशा कामना रखते थे। वो जानते थे कि प्रतिपक्ष के दर्पण में देखकर हम निरंतर खुद में संशोधन करते रहेंगे। तो इसलिए भले कितना भी कटु प्रतिपक्ष मुझे आरसी लगा, मैंने गुरु चरणों में रहकर जो उत्तम शिक्षा पाई थी। आज दीनदयाल जी की हम लोग ने यहाँ पर जयंती मनाई, ये उनके गुरु थे। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को वो मानते थे। तो इन गुरुओं से जो उन्होंने सीखा था वो उसके विषय में कहते हैं कि मैंने गुरु चरणों में रहकर जो उत्तम शिक्षा पाई थी, अक्षरशः अपने जीवन में वो सब मैंने अपनाई थी। निज हित से बढ़कर जनहित हो, जनहित से ऊपर राष्ट्र रहा, संकल्प यही बस जीवन में अक्षुण्ण हृदय में बना रहा। संघर्ष नहीं कम था मेरा, संघर्ष नहीं कम था मेरा, मैं कई बार एकाकी था, पर शर संधान रुके कैसे जब लक्ष्य भेदना बाकी था। कुछ ने छोड़ा मझधार बीच, आप जानते हैं उनका साथ कई तो पक्षाघात किया, पर शक्ति परीक्षण जारी था, कितना भी झंझावात मिला। परमाणु परीक्षण के पीछे ना हिंसक दृष्टि हमारी थी। गांधी जी को मानने वाले अटल जी कभी हिंसा के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी कमज़ोर रहना या कमज़ोर बनकर पीछे खड़े होना या दूसरों से अपनी रक्षा की विनती करना, जैसा कि जापान अमेरिका। परीक्षण के पीछे ना हिंसक दृष्टि हमारी थी, बस आत्म सुरक्षा की खातिर थोड़ी पहले तैयारी थी। हम शत्रु मध्य रहने वाले रण किसी समय संभावी था, संपन्न शक्ति से हो जाना उस समय अवश्य भावी था। और हर कदम चुनौती मिली हमें, हर कदम चुनौती मिली हमें, फिर भी मध्यम व्यवहार रहा। अटल जी मध्यम मार्गी थे, तो उन्होंने कहा हर कदम चुनौती मिली हमें, फिर भी मध्यम व्यवहार मिला। हम गले लगाकर मिली हमें, उन्हें फिर भी हमको कांधार मिला। बस यात्रा की बात अभी सर ने की। चुनौती मिली हमें, फिर भी मध्यम व्यवहार रहा। हम गले लगाकर मिले उन्हें, फिर भी हमको कांधार मिला। निर्दोषों का जीवन आतंकी छोड़ बचाया जब हमने, तब सहनशील होने का क्षण मोल चुकाया था हमने। उन्होंने संसद पर हमला कर जनतंत्र को आहत कर डाला, उन्होंने संसद पर हमला कर जनतंत्र को आहत कर डाला। करगिल में कर घुसपैठ युद्ध वीरों को जैसे ललकारा,
अति मृदुता भी कमजोरों का ही अलंकरण हो सकती है। अति मृदुता भी कमजोरों का ही अलंकरण हो सकती है। इतना दुस्साहस देख धैर्य की सीमा भी रह सकती है। सेना को दी स्वतंत्रता, अपनी धरती वापस ले आओ। हम कमजोर नहीं थे, अटल जी मध्यम। सेना को दी स्वतंत्रता, अपनी धरती वापस ले आओ। करगिल के सबसे उच्च शिखर पर विजय पताका फहराओ। आप सबको ध्यान होगा उस मिशन का नाम विजय मिशन था। करगिल के सबसे उच्च शिखर पर विजय पताका फहराओ। तुम युद्ध प्रयाण करो लेकिन नैतिकता का संवरण रहे। ये भी केवल अटल जी ही कह सकते हैं, विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं जो ये बात कहेगा। तुम युद्ध प्रयाण करो लेकिन नैतिकता का संवरण रहे। सीमा अतिक्रमण नहीं होगा, यह बात सदा स्मरण रहे। सीमा अतिक्रमण नहीं होगा, यह बात सदा अतिक्रमण रहे स्मरण। राम का पथ अनुगामी था सो मर्यादा में बंधा रहा। मैं राम का पथ अनुगामी था सो मर्यादा में बंधा रहा। अतिवादी स्वर्ण कभी रहे, माफ कीजिएगा, पथ अनुगामी था मुझको मर्यादा का भान रहा। मैं अतिवादी स्वर्ण कभी रहे, समरसता का ही मान रहा। मैं सबको लेकर साथ चला, सबको मेरा विश्वास मिला। मैं सबको लेकर साथ चला, मुझको सबका विश्वास मिला। पर याद करो जनप्रिय राघव को भी तो था वनवास मिला। पर याद करो जनप्रिय राघव को भी तो था वनवास मिला। नदियों से नदियां जोड़ेंगे, धरती की प्यास बुझाएंगे। राहों से राहें जोड़ जोड़ हम त्वरित उन्नति लाएंगे। उस उन्नति की बात जो सर ने अभी अपने उद्बोधन में की कि नदियों से नदियां जोड़ेंगे, धरती की प्यास बुझाएंगे। राहों से राहें जोड़ जोड़ हम त्वरित उन्नति लाएंगे। तुम कहो कहाँ मैं अनुचित था, तुम कहो कहाँ मैं अनुचित था, क्या स्वार्थ निहित कुछ था मेरा। तुम कहो कहाँ मैं अनुचित, ये स्वप्न देश हित देखे थे, क्या यह प्रयास था व्यर्थ मेरा। पर छोड़ो, तुमको किसी धर्म संकट में नहीं डालना है। आज तुम मेरा धर्म संकट में नहीं डालना है, पर एक चूक जो हुई उसे अब आगे तुम्हें संभालना है। मैंने बस राम को जाना था सो मर्यादा से बंधा रहा। मैंने बस राम को जाना था सो मर्यादा से बंधा रहा। श्री कृष्ण का आपद धर्म भी मुझे यदा कदा स्मरण रहा। पर तुम इसके साथ साथ चाणक्य नीति भी याद रखो। पर तुम इसके साथ साथ चाणक्य नीति भी याद रखो। शठे शाठ्यम समाज रीति की विदुर नीति भी याद रखो। तुम देश के उन्नति पथ रथ के मुझको कुशल सारथी दिखते हो। तुम लक्ष्य प्राप्ति के प्रति मुझको दृढ़ प्रतिज्ञ भी लगते हो। मैं तुम में भी उन स्वप्नों की परिणत की चाह देखता हूँ और भारत के विश्व गुरु बनने की भी प्यास देखता हूँ। बस करता हूँ, फिर और कभी बतलाऊंगा। तुम बढ़ो राष्ट्र उन्नति पथ पर। मैं बहुत बड़ा किस्सा है। जब यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा का अनावरण था तो हम लोग साथ साथ थे और उस मंच का संचालन मैंने किया था और आदरणीय अटल जी के कर कमलों द्वारा उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया था। और इसके अलावा हम यहाँ चूँकि पार्षद थे, सभासद थे और वो हमारे सांसद थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो कई बार ऐसा संयोग बना कि उनके साथ रहने का, यहाँ भी लखनऊ में भी और इसके साथ साथ दिल्ली में भी जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोग साथ साथ में थे प्रधानमंत्री आवास में। बहुत बड़ा संयोग है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राष्ट्र के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं के माध्यम से बहुत कुछ किया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस विद्यालय को और अपने प्रधानाचार्य जी को कि इन्होंने इतना पवित्र काम किया है जिसके माध्यम से छात्रों को बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 दिन की गोष्ठी में विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से जहाँ राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में और वहीं अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लोगों तक संदेश गया है। और मेरा ये 100% मत है कि अगर हम अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो जीवन में कहीं असफलता आ ही नहीं सकती। और आज सुखद संयोग है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, उनको भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एकात्मानुवाद के प्रणेता हैं, अंत्योदय के सूत्रधार हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और माननीय भावराव देवरस जी न्यास के और इस विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भावराव देवरस के न्यास के माध्यम से विभिन्न सेवा के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो ये सब संयोग एक तरीके से त्रिवेणी हो गया है, संगम स्थापित हो गया, जिसके माध्यम से बहुत कुछ लोगों को प्राप्त होगा। आप तो खुद एक संस्कृत के बहुत अच्छे वक्ता हैं और विद्वान हैं।
संस्कृत जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या करना होगा आज आने वाले समय में संस्कृत को बढ़ावा? देखिए, भारत की सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, यहाँ की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और संस्कृत कभी विलुप्त नहीं हो सकती। संस्कृत से संस्कार है। संस्कृत शब्द एक श्लोक बोलने पर बिना किसी वाद्ययंत्र के सभी वाद्ययंत्रों की धुनी निकलती है। अगर संस्कृत आप पढ़ते हैं, बोलते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आता है और प्रभु से संवाद करने का माध्यम केवल संस्कृत भाषा है। और इसीलिए जो वेव्स और तरंगे उसमें निकलती हैं, जो ध्वनि निकलती है, और इसलिए जब हम संस्कृत के मंत्रोच्चारण करते हैं तो ऊपर तक पहुंचाने का और दूसरी कोई किसी भाषा में वो ताकत नहीं है। तो संस्कृत कभी विलुप्त नहीं हो सकती। जब तक धरती रहेगी तब तक संस्कृत रहेगी और संस्कार भी रहेंगे। तो भाषा के विस्तार के लिए और भाषा के बढ़ावा देने के लिए बहुत सरकार काम कर रही है। उस पर हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे। थैंक यू। आज इस संगोष्ठी का दूसरा दिन रहा और आपने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर काफ़ी वक्तव्य से इतना अभिभूत हुआ कि उसको लगा कि आज का हमारा दिन सार्थक हुआ और ये गोष्ठी वास्तव में एक सार्थक पक्ष लेकर के और एक अनेक बिंदुओं का संस्पर्श करते हुए समाप्त हो रही है। उन्होंने महाविद्यालय के शिक्षकों की भी तारीफ की, महाविद्यालय की प्रशंसा की, साथ ही महाविद्यालय की छात्रा, पूर्व छात्रा खुशबू मिश्रा की कविता को बहुत सराहा और उससे मांग की कि तुम मुझे अपनी पुस्तक अवश्य देना। उनकी सरलता और उनकी विद्वत्ता शायद शिक्षक वर्ग के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही प्रेरणास्पद है। और मैं चाहूँगी उनसे तो ये वादा रहा कि वो विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए कालांतर में पुनः पधारेंगे। और उन्होंने अटल जी के व्यक्तित्व में समाहित मानवीय पक्ष के साथ साथ उनकी जो वैज्ञानिक अप्रोच थी, उनकी जो राजनीतिक विरोधियों और अपने समान धर्मा लोगों के साथ जो व्यवहार था और जो उसमें चुटीलापन था या जो उसमें कुशाग्रता थी, उस पर भी अपने वक्तव्य में प्रकाश डाला। तो इस प्रकार से एक अत्यंत हर्षपूर्ण स्थिति में और एक भव्य ज्ञानवर्धक ऊर्जा के साथ मैं कहूँगी कि ये समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है उनके लिए जो अटल जी को जाने और उनको अपना आदर्श बनाएं कि सच में एक इंसान, एक व्यक्ति या एक राजनेता कैसा होता है और देश चिंता, राष्ट्र चिंता क्या होती है। एक प्रखर विद्वान के तौर पे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज की नींव भी रखी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सार्थक सवाल किया। विद्वत्ता के कई आयाम होते हैं, कई पक्ष होते हैं। अटल जी का जो मुझे बहुत बेहद प्रिय पक्ष है वो है उनकी वक्तृत्व शैली और उनकी कविताएं, उनके द्वारा रचित साहित्य। चूँकि मेरा विषय हिंदी है और मुझको एक बात लगती है कि जिस भी व्यक्ति में, वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे इंजीनियर हो या कामगार हो, कोई भी, जिस भी व्यक्ति का साहित्यिक पक्ष प्रबल होगा, साहित्यिक पक्ष बनता ही संवेदनाओं पर है, इंसान पर बनता है। साहित्य क्यों है? जब तक हम हैं तब तक साहित्य है। हमारे सुख दुख, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी हित चिंता, यही साहित्य है। तो अटल जी का मुझे एक बहुत खूबसूरत पक्ष है हित चिंता का, मानव चिंता का। ये ही वो है जो मैं चाहूँगी कि जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद भी है और ग्राह्य भी है। मैं छात्राओं से, देखिए मैं इतनी देर से जो बात कह रही हूँ वही बात कहना पुनः चाहूँगी कि अटल जैसे बने। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी, प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। दो दिनों से चलती हुई संगोष्ठी अटल जी मानवता, राष्ट्रीयता और राजनीति के अग्रदूत, जिसका आज समापन समारोह था। आज समापन के साथ साथ दो सेशंस भी थे जिसमें अटल जी के वैज्ञानिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष पर अनेक वक्ताओं ने प्रकाश डाला और समापन सत्र अत्यंत
विपरीत परिस्थितियों में धुआंधार बरसते हुए पानी के मध्य में अत्यंत सुखद संपन्न हुआ। सुखद इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे वक्ता डॉक्टर विजय कर्ण, हमारे विशिष्ट अतिथि, आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है और पंडित जी ने जितना कार्य किया है, जो समृद्ध वैचारिकी दी है, उसके कुछ हिस्से से डॉक्टर कर्ण ने महाविद्यालय को परिचित कराया। पंडित जी को तो जितना पढ़ा जाए उतना कम है। और उसी के साथ ही साथ हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि घनश्याम शाही जी, उन्होंने इस संगोष्ठी पर और अटल जी की उन भावनाओं को बताया जो लगातार देश को ये प्रेरित करती थी कि देश और देश के जन को कैसा होना चाहिए। और तदुपरांत जो आज के दिन का सार्थक पक्ष था, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह का उद्बोधन। पूर्व जल शक्ति मंत्री रहे हैं और अत्यंत गुणी विद्वान व्यक्ति हैं। आज महाविद्यालय में सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रोता उनके गुणवत्ता लेते हैं आज के समाचार से विदा। मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए